नमस्कार, नई परख के गुफ्तगू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर रमाशंकर सिंह से बातचीत करेंगे। धनंजय के साथ मैं इस कार्यक्रम को संचालित करूंगा, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर रमाशंकर सिंह की किताब नदी पुत्र, जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध पुस्तक है और इसकी काफ़ी चर्चा रही है पिछले कुछ वर्षों में, यानी कि जब से प्रकाशित हुई है उस समय से। इस किताब को कई पुरस्कार भी मिले हैं, जिसमें सबसे प्रमुख पुरस्कार कलिंगा लिटरेरी अवार्ड का है। इस पुस्तक ने एक साथ जो आम पाठक हैं उनका ध्यान अपनी ओर खींचा है, और उसके साथ ही साथ इसने जो शोधकर्ता हैं उनका ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। यह कुछ ऐसी पुस्तकों में से एक मानी जा सकती है जिसे मूल रूप से हिंदी में लिखा गया है, और जिसने अंग्रेजी में रिसर्च करने वाले लोगों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। जिसने, जैसा मैंने पहले कहा, कि आम तौर पर जो लोग किताब पढ़ने के शौकीन हैं, कुछ चीज़ों को जानना चाहते हैं, उनका ध्यान अपनी ओर खींचा है। और इसके साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति अनुसंधान कर रहा है, चीज़ों को समझना चाहता है, तो उसके लिए भी यह किताब एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित हुई है। नदी पुत्र, उत्तर भारत में निषाद और नदी, यह एक पुस्तक है। और आप जरूर इस किताब को पढ़ें, और मुझे तो यह उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे दर्शकों ने इस किताब को पढ़ा भी होगा। धनंजय, आप तो इस कार्यक्रम को संचालित ही करते हैं, तो आपका स्वागत है। लेकिन हम दोनों लोग डॉक्टर रमाशंकर सिंह जी का स्वागत करते हैं। रमाशंकर जी, नमस्कार। मैं एक सवाल करूंगा, उसके बाद अधिकांश प्रश्न धनंजय की ओर से आएंगे। रमाशंकर जी, ये किताब लिखने की आपको प्रेरणा कैसे मिली? क्या इस किताब को हम नदी के का इतिहास माने या निषादों का इतिहास माने? आप इसे किस रूप में प्रस्तुत करना चाहेंगे? शुक्रिया कमल जी और धनंजय जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस पर बातचीत करने के लिए हम लोग इकट्ठा हो सके। और ये किताब लिखने की प्रेरणा जैसे अमूमन होता है कि शोध के दौरान ही, तो इसका जो बेसिक आर्गुमेंट है, जो इसका मूल है, वह तो मेरी पीएचडी की थीसिस से केंद्रित है, लेकिन वह बहुत बाद में आगे बढ़ाया गया भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में। तो ये लगभग 10 साल के बीच पीएचडी, 5-6 साल, 1-2 साल और इधर-उधर फील्ड में घूमने, देखने, टहलने, बातचीत करने, और उसके बाद 2 साल शिमला में जो फेलोशिप मिली, उसके दौरान ये किताब विकसित हुई। तो इसकी प्रेरणा निश्चित ही मेरी पीएचडी की थीसिस थी, लेकिन जो जैसा कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में फेलोशिप के लिए आवेदन देते समय एक वादा उनसे करना होता है कि मैं आपके लिए एक किताब लिखूंगा, उसका मूल आर्गुमेंट यह है, तो उसके दौरान ये लिखी गई। दूसरी जो खास बात ये थी कि इलाहाबाद में मैं पढ़ता लिखता रहा था, तो वहाँ उसका पूरा जीवन इलाहाबाद का, जब से वो शहर बसा है, उसको एक नदी जो है निर्धारित करती है। तो एक तो यह थी कि उस निर्धारण की प्रक्रिया को देखा जाए, लेकिन उसी दौरान ये लगा कि केवल नदी ही लोगों को के जीवन को नहीं निर्धारित करती है, बल्कि लोग भी नदियों के जीवन को निर्धारित करने लगते हैं। वो चाहे ताकतवर हों, चाहे कमजोर हों, चाहे राजा हों, सैनिक, सन्यासी, कोई भी नदी के जीवन को निर्धारित करने लगते हैं। उस दौर में ये किताब निकली। दूसरा बेसिक मामला यह है कि ये मुख्य तौर पर गंगा का एक सांस्कृतिक इतिहास बताने की कोशिश है, और उसी के साथ बहुत सारे लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि गंगा भारत की शाश्वत नदी है, इसके साथ इसके लाखों लोगों की आशा, आकांक्षा, जीवन, मृत्यु, ये सब जुड़ा हुआ है, और यह भविष्य की तरफ जा रही, भविष्य की नदी उन्होंने कहा था। तो उसमें बहुत सारे लोग गंगा नदी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो खासकर जो निषाद समुदाय है, उसका जीवन बिल्कुल अभिनाल बद्ध रहा है। तो गंगा का इतिहास लिखते समय निषादों का भी वो इतिहास एक किताब हो जाती है। तो ये न केवल गंगा नदी का एक सांस्कृतिक इतिहास है, बल्कि निषाद समुदाय का भी एक सांस्कृतिक, और थोड़ा सा, बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, थोड़ा सा राजनीतिक इतिहास है। तो ये निषादों का सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक इतिहास है, गंगा नदी का सांस्कृतिक इतिहास है यह किताब, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धनंजय, आप अगला सवाल करें। धन्यवाद कमल जी और रमाशंकर जी। ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्योंकि इसमें करीब करीब 2-3 हजार सालों का इतिहास है, और
ये पुस्तक अपने कई चैप्टर्स में 7 चैप्टर्स हैं जो एंशिएंट टाइम से कंटेम्प्रेरी टाइम को समराइज करने की कोशिश करते हैं। और ये इस पुस्तक में जो सबसे बड़ी बात ये है कि नदी को लेके जो 3 तरह की जो अवधारणाएं हैं या जो 3 तरह का पॉइंट ऑफ व्यू है निषाद कम्युनिटी का, कॉमन पीपल का और जो स्टेट का, उसको यह पुस्तक बहुत ही एक सारगर्भित तरीके से पकड़ती है। और इस पुस्तक में यह भी है कि अगर हम ह्यूमन सिविलाइजेशन और नेचुरल रिसोर्सेज के रिलेशन को देखें तो कैसे देख सकते हैं। तो अगर वेंटेज पॉइंट से देखने की कोशिश करें तो ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरा जो ये प्रश्न है पहला है कि जिसका आपने उत्तर दे चुके हैं एक शब्दों, मतलब कुछ शब्दों में, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, आप इस पुस्तक में आप आत्म इतिहास से राजनीतिक भागीदारी में परिवर्तन का सुझाव देते हैं। यह बदलाव अब क्यों हो रहा है और क्या सामाजिक विज्ञान पहले इसे पकड़ने में विफल रहा है? नहीं, समाज विज्ञान अमूमन उन चीजों को ज्यादा देखने का प्रयास करता है, सोशल साइंस ह्यूमैनिटी, जो बहुत ज्यादा अपने प्रकट रूपों में आ जाती हैं, बहुत विजुअल होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले के समाज विज्ञानी, पहले के इतिहासकार अयोग्य थे या इनसेंसिटिव थे, ऐसी बात नहीं है। बात ये थी कि जब समुदायों ने अपने को प्रकट करना शुरू किया, अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू की, तो उन्होंने पाया कि इस पे बातचीत की जा सकती है। तो इस किताब को अभी ही लिखा जा सकता था। अगर ये 10 साल पहले किताब लिखी जाती तो शायद इसका प्रारूप कुछ दूसरा होता, और अगर ये 20 साल बाद निश्चित ही कोई नौजवान लड़का लड़की इस पर एक किताब लिखेगी तो उसका रूप दूसरा होगा, क्योंकि तब तक निषाद समुदाय का जो प्रकटीकरण है, उनकी जो सांस्कृतिक शब्दावली है, जो उनकी राजनीतिक भागीदारी है, मांग है, राजनीतिक दलों का गठन पुनर्गठन है, वह सब बदल जाएगा। तो जैसे जैसे परिवर्तन होते जाएंगे या हो रहे हैं, उसी तरीके से वो अपने समय के किसी भी रिसर्चर, किसी भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट के समक्ष नई किस्म की चुनौती पेश कर देते हैं। तो इस समय जो पिछले 15-20 सालों में जो चुनौती आई है, वह यही आई है कि ऐसे समुदाय जो लगभग चुप रहे थे, वो धीरे-धीरे बोलना शुरू किए हैं। राजनीतिक जगहों पर, राजनीतिक दायरों में प्रकट होना शुरू हुए हैं, और न केवल प्रकट होना शुरू किए हैं, बल्कि उस सबको उन्होंने बदल देने का प्रयास किया है। हर समुदाय की यही कहानी है। कमल जी बैठे हुए हैं, तो इन्होंने आदिवासी समुदायों पे जो काम किया, तो वह काम उसी समय आ सकता था कि जब पेशा कानून एक रूप लेने का प्रयास कर रहा था। तो कानून बनने की प्रक्रिया के बीच में वो उस कानून को देख रहे थे। और आप खुद गांधीवादी अध्ययनकर्ता हैं, गांधी पर अच्छी किताबें लिखी हैं, लेकिन आप देखिए कि आज के 30 साल पहले जब कोई आंदोलन होता था, तो जिस तरीके से महात्मा गांधी को उद्धृत किया जाता था, अब वैसा नहीं रह गया। अब दूसरे तरीके से महात्मा गांधी जन आंदोलनों में आ रहे हैं। इसी किताब में आप पढ़ेंगे तो एक जगह ये बात बताई गई है कि ये जन आंदोलन शुरू तो होते हैं गांधीवादी तरीके से, और वे तब तक इंतजार करते हैं कि जब तक उनका मामला सुलट ना जाए। अगर मामला उनका बन जाता है, राज्य उनकी मांग मान लेता है, तो आप कह सकते हैं कि एक गांधीवादी आंदोलन की सफलता है। और अगर प्रशासन या थोड़े व्यापक तौर पे कहें कि राज्य उनकी मांग नहीं मानता, तो वो संघर्षरत हो जाते हैं राज्य से, तो वो गांधीवाद के दायरे से भी वो आंदोलन निकल जाता है और वो दूसरी जगहों पे पहुंच जाता है। जो उसके कंटेस्टेशन के जगह होती हैं, वो कहीं दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। तो एक शोधकर्ता के लिए चुनौती होती है इन सब चीजों को कैसे देखे। तो वह भी उसका एक हिस्सेदार है, उसका एक स्टेक होल्डर है जो समाज में घट रहा है। नदीपुत्र में भी यही कहानी है कि जो इस समय निषादों के आंदोलन है, नदियों पर दावेदारी को लेकर, उसकी साफ सफाई को लेकर, उसमें मछलियों की घटती हुई संख्या को लेकर, उसमें जो नदी के प्रति एक आम जनता में और सरकार में भी असम्मान का जो भाव आया है, उसके खिलाफ जो इन समुदायों में रोष है, उस सबको लेकर एक जो भाव है, उसको तो दर्ज करने का प्रयास इसमें है ही है। दूसरा ये है कि नदी खुद अपने आप में कैसे समाज के सामने आ रही है, उसको भी दर्ज
किया जाना था। तो ये किताब इसी समय लिखी जा सकती थी। आगे कोई लिखेगा तो दूसरे तरीके से लिखेगा। धनंजय, मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा। सबसे जो महत्वपूर्ण बात मुझे इस किताब में लगी और रमाशंकर जी के अन्य लेखन में वो बात सामने आई थी, वह भाषा शैली, जो बहुत ही सुरुचिपूर्ण है, गतिशील है, जिसको पढ़ते हुए यह एहसास होता है कि हम साहित्य की एक विधा को पढ़ रहे हैं। आमतौर पर जब हम समाज विज्ञान को हिंदी में लिखने की या हिंदी में लाने की कोशिश करते हैं, तो यह समस्या बार-बार आती है कि जो भाषा है वो काफ़ी दुरूह हो जाती है, क्योंकि हम उन अवधारणाओं से जूझते हैं जो आमतौर पर अंग्रेजी में सामने आई हैं, और कई ऐसी बातें जिनका दबाव हमारे ऊपर होता है विश्वविद्यालय में जिस तरीके से अनुसंधान होते हैं उसका, कि उसके कारण से वो जो एक सरलता या गतिशीलता भाषा में होनी चाहिए वो खो जाती है। पर इस पुस्तक ने दिखाया है कि किस तरीके से हम एक सरल, सुरुचिपूर्ण और गतिशील भाषा में हिंदी में सोशल साइंस या समाज विज्ञान की किताब की रचना कर सकते हैं। तो ये किताब की एक बहुत बड़ी खूबी है। रमाशंकर जी, मैं चाहूँगा संक्षेप में अगर आप इस किताब के लिखने की यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ, और ख़ास तौर पे उनके लिए ज़्यादा रुचिपूर्ण हो सकता है जो कि अभी शोध कर रहे हैं या शोध करने की एक प्लानिंग कर रहे हैं, कि आपने कौन-सी ऐसी चीज़ें देखी जो आम तौर पे जो इतिहास लेखन है या फिर विश्वविद्यालयों में शोध करने की जो प्रणाली है, उनसे थोड़ी अलग हटकर आपने देखने की कोशिश की? अगर आपने ऐसी कोशिश की तब, अगर सामान्य तौर पर चीज़ें आपके लिए भी सामने है तो आप वो भी सामने रख सकते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि आप इस किताब के लेखन के दौरान जो अध्ययन पद्धति का मसला है, उसके बारे में संक्षेप में हमारे दर्शकों को और हमें बताएँ। जी। हाँ, देखिए इसमें तो बेसिकली मेरी जो ट्रेनिंग रही है वो प्राचीन इतिहास के एक विद्यार्थी की रही है। तो जो संस्कृत में या अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध प्रमाण हैं जाति के बारे में, जाति के इतिहास के बारे में, उससे मैं परिचित था और उस पर बहुत पहले 60 के ही दशक में बहुत शानदार किताबें लिखी जा चुकी हैं। धर्मशास्त्र का इतिहास पी.वी. काणे का आया था, आप सब लोग जानते हैं, उनको भारत रत्न दिया गया था। रामशरण शर्मा की किताब है शूद्रों का इतिहास, और उसके बाद तो इसकी एक झड़ी लग गई इस तरीके के, और विभिन्न समुदायों के अलग-अलग इतिहासों की एक बहुत ही समृद्ध परंपरा है विद्वानों की, जिन्होंने इसे लिख रखा था। तो वहाँ तक तो मेरा काम आसान था। उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने पूर्ववर्ती विद्वानों के काम में मीन मेख निकाल सकता था। तो उसकी दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे विद्वानों का काम अपने पूर्ववर्ती विद्वानों के काम में मीन मेख निकालने में खत्म हो जाता। तो ये मेरा उद्देश्य नहीं था। तो यह था कि यह देखा जाए कि जो पहले कहा गया था कि जो चातुर्वर्ण व्यवस्था में जो सबसे नीचे हैं शूद्र वर्ण में शामिल विभिन्न जातियाँ, जिन्हें आज की भाषा में आप ओबीसी और मोटे तौर पर दलित कहते हैं, वह चातुर्वर्ण व्यवस्था में रखे गए थे, मोटे तौर पर। अब ये था कि बताई गई थी बात कि ये विभिन्न किस्म के भेदभाव के शिकार थे और डिमेरिट्स इन पर लाद दी गई थी, हिंसा ज़्यादा की गई थी। तो मेरे सामने सवाल था कि एक बड़ा समुदाय अपना जीवन कैसे चलाता था? तो सबके बारे में ना लिखकर यह लिखा जाना कि जैसे जो नदी के किनारे लोग रह रहे हैं और जो वनों के किनारे लोग रह रहे हैं, उनके जीवन को देखा जाए। तो नदियों से जुड़े निषाद समुदाय के जीवन के बारे में देखने की कोशिश थी, तो उसके लिए मैंने टेक्स्ट खंगाले। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हो जाती थी। वो वहीं उसके बाद में यह अमूमन सब लोग जानते हैं जो सोशल साइंस में है कि कह रहे हैं कि जाति जो है उपनिवेश के दौरान इसकी पुनर्खोज हुई, इसको रिकन्फिगर किया गया, इसको नए तरीके से व्याख्यायित किया गया, इसमें नए गुण आरोपित किए गए। तो वह क्या था? तो उसके लिए मैंने जो अभिलेखागार है, आर्काइव है, उस सबको देखने का प्रयास किया। लेकिन मामला फिर वहीं पर रुक नहीं जाना चाहिए था। यह सब कुछ जो शास्त्र का और उपनिवेश का जो बैगेज है, वह इन समुदायों के जीवन में आता कैसे है या उनको कैसे देखा जा सकता है। उसके लिए मैंने एथनोग्राफी भी की, लोगों से बातचीत की, लगातार बातचीत की, और मैंने बातचीत तो वास्तव में कम की। बातचीत का आशय ये है कि जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, कभी-कभी आप ज़्यादा बोल देंगे, कभी-कभी मैं ज़्यादा बोल दूँगा। तो मामला इसमें ये नहीं था। मामला ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहूँ और वे उस बात को बार-बार बोलें। तो इस किताब में मैंने उन बातों को
शामिल करने का प्रयास किया, जिसको उन्होंने बहुत ही शिद्दत से कहा, बार-बार कहा, और जिस बात को जगह-जगह देखा जा सकता था, लोकेट किया जा सकता था। तो इस तरीके से ये समाज में और जो आर्काइव में और जो टेक्स्ट की दुनिया है, इस सब के बीच की जो कहानी थी निषाद समुदाय की और उनके नदियों से जुड़ाव की, इसके बारे में ये किताब इस तरीके से ये किताब लिखी गई। और दूसरी बात जो भाषा की थी वह यह थी कि भाषा हम सबको लगभग कमजोर ही किए रहती है कि हम जो कहना चाहते हैं वास्तव में हमें अंत में लगता है ये बात कही ही नहीं गई है। हम कुछ कहना चाहते थे, कह दिए कुछ। ये सबके सामने दिक्कत आती है, मेरे सामने भी दिक्कत आई। तो मैंने इसमें यही कोशिश की कि यह किताब इस तरीके से लिखी जाए कि कोई भी सामान्य पाठक, यहाँ तक कि निषाद समुदाय का भी कोई सामान्य पाठक अगर इसे पढ़े तो उसे समझ में आ जाए, और अगर वह ना पढ़े तो अगर उसको पढ़कर सुना दी जाए किताब तो भी उसको समझ में आए। तो इसलिए भाषा को थोड़ा नरम रखा गया, किसी अन्य चीजों से कोई समझौता नहीं किया गया, भाषा हल्की सी नरम रखी गई जी लोगों को समझ में आ जाए। धनंजय जी, आप प्रश्न कर सकते हैं। आपकी पुस्तक में आप राज्यवादी विमर्श में गंगा को एक जल मशीन के रूप में और निषाद समुदाय को एक संरक्षक के रूप में अलग करते हैं। क्या आप इस विभाजन के कारण अधिक विचारशील लोकतंत्र के उद्भव का अवसर देखते हैं? निश्चित ही इसमें है कि जिन भी लोगों का जीवन किसी भी प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर है, वह चाहते हैं कि उन तक पहुंच हो और ठीक से उसका वितरण हो। आप मार्क्सवादी शब्दावली का अगर प्रयोग करना चाहें तो लोग चाहते हैं कि जो संसाधन है उसका न्यायपूर्ण पुनर्वितरण हो। तो यह तभी संभव हो सकता है जब एक थोड़ा करुणा आधारित, समता आधारित, लोगों की आवाज को सुनने वाला लोकतंत्र हो। तो उसमें यह है कि कोई भी चीज, जब कोई नीति कोई बनाई जाए तो उसमें उन लोगों की भी आवाज सुनी जाए जो इसमें सीधे तौर पे शामिल है। तो सीधा सा मसला है कि जो इस किताब में बात कही गई है कि उपनिवेश की स्थापना के ठीक बाद नदियों पर सरकारी नियंत्रण लगातार बढ़ता गया और जहां भी हल्का सा पानी इकट्ठा हुआ सरकार देखती है वहीं पर वो बांध बना देना चाहती है, और जैसे ही बांध बनता है तो नदी का बहाव बाधित होता है और पर्यावरणीय चिंताएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसका स्वाभाविक जो है पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट होने की कगार पर पहुंच जाता है। तो ये समुदाय चाहते हैं कि यह ना हो, और अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इसमें हमारी बात सुनी जाए। पिछले 10 सालों से ये जो जन सुनवाई और इस तरीके की चीजें तो हो तो रही हैं, लेकिन उसके भी बाईपासेस निकाले जा रहे हैं, ठीक से जन सुनवाइयां नहीं हो रही हैं। आप सब जानते हैं कि ये जो हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें कुछ भी जो विकास आधारित गतिविधियां होती हैं तो लोगों की अपेक्षा होती है कि उनकी बात सुनी जाएगी और उनको बाईपास किया जा रहा है। नदियों के साथ भी ये हो रहा है कि कोई वैकासिक गतिविधि होती है तो उनमें उसके किनारे रहने वाले नागरिकों, निवासियों और जो ऐसे समुदाय हैं जिनका जीवन इससे सीधे जुड़ा हुआ है, मसलन नाव चलाने वाले लोग, जो पशु चराते हैं उसके किनारे, या एक कॉमन लैंड छूटा हुआ है जिनका उससे जीवन जुड़ा हुआ है, या जो घास काट के नदियों के किनारे, या झाऊ काट के जो डलिया वगैरह बनाते हैं, इस सबसे उनका जीवन जुड़ा हुआ है। तो चाहते हैं कि भाई हमारी आवाज सुन ली जाए, और लोकतंत्र निश्चित ही ढेर सारी आवाजों को सुन के एक सामूहिक आवाज विकसित करने का नाम है। तो वो यही चाह रहे हैं कि या जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है उसमें हमें शामिल किया जाए। नवीन जी, आप बोले। हाँ, मेरा ये अंतिम प्रश्न है। नदी पर सबका अधिकार है, नदी मेरी कृषि भूमि है, नदी मेरी कृषि भूमि है, ये वाक्य आपकी पुस्तक से है। आप सामुदायिक अधिकारों की भी बात करते हैं और इस संदर्भ में हमें आम लोगों के विचार और पूंजीवाद की बदलती प्रकृति पर भी चर्चा करनी चाहिए। क्या नव उदारवाद आम या
सामुदायिक अधिकारों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। जब हम नदियों और समुदायों के बारे में बात कर रहे हैं तो जल या प्राकृतिक संसाधनों के निजीकरण का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पे आप क्या सोचते हैं? हाँ, इस देखिए सारी आपने सवाल और जवाब दोनों ही कर दिया है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि भारत में जो है इतिहास लेखन जो है वह खेत आधारित रहा है, अनाज आधारित रहा है। और डी.डी. कोशाम्बी साहब हुए हैं, इतिहासकारों में बहुत ही मार्क्सवादी इतिहासकारों में बहुत ही आदरणीय है उनका नाम, उन्होंने उसकी दिशा बदल दी। तो जब उन्होंने इतिहास की परिभाषा दी, तो उसमें कहा कि इतिहास का अध्ययन जो है उत्पादन के साधनों में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसका अध्ययन करना है। और उसमें उन्होंने अन्न उत्पादन को बहुत तवज्जो दी है उस परिभाषा में। तो जो इतिहासकारों को या समाजशास्त्रियों को परंपरागत सामाजिक संबंधों को देखने की प्रवृत्ति रही है, वह अनाज, खेत और गांव या शहर के इर्द-गिर्द रही है। लेकिन उसमें वह दायरे छूट गए जो इससे बाहर थे, मसलन वनों में रहने वाले लोग, पर्वतों की तलहटियों में रहने वाले लोग या नदियों के किनारे। यह अन्न उपजाऊ लोग नहीं थे। और मैं बहुत जोर देकर और विश्वासपूर्वक कहना चाहूँगा कि अन्न उपजाऊ समुदायों को जो प्रतिष्ठा अब प्राप्त है और गैर अन्न उपजाऊ समुदायों को जो अप्रतिष्ठा प्राप्त हुई, ऐसा 1900 के पहले नहीं था। तो यह देखा जाना बहुत ज़रूरी था कि जो लोग अन्न उपजाऊ इलाकों में नहीं सक्रिय थे और उत्पादन के दूसरे साधनों में संलग्न थे, दूसरे तरीके से देश की समृद्धि में योगदान दे रहे थे, सभ्यता और संस्कृतियों का निर्माण कर रहे थे, उनको भी तवज्जो दी जाए। तो जो पूंजीवादी व्यवस्था के तहत मामला है, उसमें माना जाता है कि जो दूसरे किस्म की उत्पादन पद्धतियां हैं, जो दूसरे किस्म की सांस्कृतिक संरचनाएं हैं, जो अन्य धार्मिक विचार हैं, उनको मुख्य धारा के अनाज उपजाऊ शहरी या ग्रामीण संरचनाओं में अपने आप को विलीन कर लेना चाहिए और यही रास्ता अपना लेना चाहिए। तो यही चुनौती निषादों के साथ आ खड़ी हुई है कि लोग उनसे कहते हैं कि भाई खेती करो। अब उनसे जब पूछा जाए कि खेती के लिए आप उन्हें जमीन कैसे देंगे, तो कहाँ से उन्हें इस सवाल का उनके पास जवाब नहीं है। और जो नदी में मछली है उसकी संख्या कम होती गई है, तो जो उनके प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता थी उसको आप कानून के द्वारा जकड़ देना चाहते हैं। तो यही एक कंटेस्टेशन है कि वो कह रहे हैं कि इसको कम कीजिए, समाप्त कीजिए और इसके साथ जो हमारा जीवन है उसको उसका क्रम भंग मत कीजिए, हम इससे जुड़े। लेकिन इसके साथ-साथ एक बात मैं कह दूँ, उस किताब में भी मैंने कहने की कोशिश की है, यह बिल्कुल ना समझा जाए कि निषाद समुदाय कहीं पीछे लौट जाना चाहता है, बल्कि वह यह चाहता है कि उसके जो नदियों पर उसकी जो निर्भरता है या उसका जो अधिकार जिसका वो दावा पेश करता है, उसको सुरक्षित रखते हुए जो विकास की गतिविधियां हैं उसमें उनको शामिल किया जाए। ऐसा ना हो कि वहां से उखाड़ दिया जाए और यहाँ कुछ दिया ना जाए। यही होता है कि वो आप वनों को काट देते हैं और उनको नया कुछ देते नहीं। पर्वतों की तलहटी नष्ट कर देते हैं, सड़क बना देते हैं, वहां रहने वाले समुदायों को कुछ देते नहीं। नदियों पर आश्रित समुदायों की जो मुख्य धारा की विकास प्रक्रिया है, जो जीविका के स्रोत हैं, उनको आप वहाँ लाते नहीं और जो उनका मामला है उसको आप नष्ट कर देते हैं। मसलन बिहार में भागलपुर में मैं 2 या 3 बार गया वहाँ कहलगाँव, तो वहाँ 40 साल से एक आंदोलन इस बात को लेकर है, चल रहा है कि हम नदियों पर, गंगा नदी पर एक अधिकार चाहते हैं, मछली मारने का अधिकार चाहते हैं और यह चाहते हैं कि इसमें जो बाहरी लोग हैं वह शामिल ना हो। इसलिए नहीं कि उसमें कोई किसी दूसरी जगह के लोग आ रहे हैं, बल्कि उस स्थानीय लोग ही वहाँ पर जिनके पास ज़्यादा ताकत है, वो आकर मछलियों को पकड़ लेना चाहते हैं, पकड़ते रहे हैं। उससे निषादों और उनके बीच में काफ़ी संघर्ष देखा गया है। तो वो कह रहे हैं कि हमारा जीवन इस मछली पर निर्भर है, तो इसको हमें मारने दीजिए। लेकिन वो यही नहीं कह रहे कि हमें मछली ही मारने दीजिए। वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों की वैसी ही पढ़ाई होनी चाहिए जैसे पटना में रहने वाले किसी वकील या जज या किसी कलेक्टर के बेटे की पढ़ाई होती है। तो बेसिक मामला ये है कि जो शिक्षा से उपजा हुआ अवसर है,
वह ऐसे समुदायों को नहीं मिल रहा है। तो इन समुदायों का यही कहना है, जो वहाँ नौजवान पीढ़ी है, बहुत सारे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, उसमें हमें शामिल कीजिए और हमें अपनी जड़ से ना उखाड़िए। और जो विकास की वर्तमान प्रक्रिया है, उसकी जो वकालत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसको छोड़ दीजिए और इधर आइए, शामिल होइए। और जब इधर वो शामिल होते हैं तो उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। इसी में डी.आर. नागराज को मैंने उद्धृत किया है, तो नागराज साहब ने एक शब्द इस्तेमाल किया था, टेक्नोसाइड। ऐसे समुदाय जिनका तकनीक ने संहार कर दिया हो और कोई नया अवसर जिनके लिए ना उपलब्ध हुआ हो, तो उनकी जो है कैसे व्याख्या की जाए। उसमें नागराज कहते हैं कि तीसरी दुनिया के बुद्धिजीवियों का यह दायित्व है कि उन समुदायों के बारे में वे लिखें, उन दस्तकार समुदायों, उन हस्तशिल्प समुदायों के बारे में लिखें, जिनकी जीविका नष्ट कर दी गई है और आधुनिकता ने जिन्हें कुछ नहीं दिया है। निषाद समुदाय के साथ लगभग यही कहानी दोहराई गई है कि उनके जो पुराने जीविका के संसाधन थे, वो नष्ट हो गए और नए किस्म के जो अवसर हुए, उसमें वह नहीं हुए। आप यूनिवर्सिटियों में जो लोग पढ़ा रहे हैं, उनमें प्रोफेसरों का नाम देख लीजिए, जजों का नाम देख लीजिए, बड़े पत्रकारों का नाम देख लीजिए, तो उसमें निषाद कहीं नहीं दिखते। रमशंकर जी, आपकी किताब में सामाजिक न्याय के प्रश्न को भी छूने की कोशिश की गई है। निषादों के संदर्भ में अगर हम इस प्रश्न पर विचार करें, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि वे इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़े हुए समुदाय हैं? उनकी जनसंख्यात्मक स्थिति के अनुपात में क्या उन्हें बिहार या उत्तर प्रदेश की राजनीति में वह हिस्सेदारी मिल रही है? आखिर जो एक राजनीतिक सत्ता हासिल करने की जो होड़ है, उसमें वे किस स्थिति में हैं और उनके लिए आगे बढ़ने की किस तरह की संभावनाएं आप देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बिहार की जनसंख्या के जो आंकड़े सामने आए हैं, तो उसमें निषादों में कई उपजातियां हैं। इसमें मैंने उल्लेख किया है, तो वह यह है कि निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, चाई, बाथम, तुरिया, कई कई समुदाय हैं। तो बिहार की जनसंख्या में उनको अलग-अलग गिना गया है। उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई जनसंख्या का ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन मंडल कमीशन लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, वह लगभग ये सभी समुदाय अपने को प्रथमतः निषाद बोलते हैं। उसके बाद में आप पाएंगे कि वह धीवर हैं या मल्लाह हैं या केवट हैं या बिंद हैं। तो अगर आप एक बड़े निषाद अम्ब्रेला के नीचे इन समुदायों के बारे में बात करेंगे, तो एक बड़ी संख्या है। खुद बिहार में विकासशील इंसान पार्टी ने एक दबदबा अपना, खैर दबदबा शब्द आजकल बड़ा गड़बड़ शब्द है, ये दबदबा शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा। एक अपनी बात रखने की कोशिश की थी और उसमें एक सीमा तक वो सफल रहे। चुनावी उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी आज उस जगह पे है जहाँ पर वो देश की सबसे शक्तिशाली और बड़ी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, उससे चुनावी और राजनीतिक मोल-भाव करने की हैसियत में आ गई है। तो निश्चित ही संख्या के आधार पर यह जो निषाद समुदाय है, वह अपनी दावेदारी पेश कर रहा और उसके लिए जो उसको ताकत मिलती है, वह ताकत उसको उसके अपने पौराणिक आख्यानों से उसको उसकी जो अपनी ऐतिहासिक अपवंचना है, जो अन्याय के वृत्तांत हैं और न्याय का जो एक सपना है, उस सबसे मिलता है। अभी आप देखिए कि यह जो इस समय अभी राम जन्मभूमि का मामला हो रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो ये बिल्कुल जनता की स्मृति में यह बिल्कुल स्पष्ट होने जा रहा है, आप उससे सहमत हो या ना सहमत हो, कि राम का अस्तित्व भारतीय जनमानस में है, ठीक? और वो लोग वहाँ जाना चाहते हैं। तो जैसे ही राम के अस्तित्व का सवाल आता है, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल आता है, उनका एक केंद्रीय रूपक होने का सवाल आता है, वैसे निषाद राज का भी वहाँ पर वृत्तांत चला आता है। तो इस तरीके से वो सांस्कृतिक रूप से बहुत ही प्रभावशाली समुदाय के रूप में उभर आते हैं, ठीक? और बहुत सारे कैलेंडर्स में आपने ये देखा होगा कि राम जो हैं, उस पे बैठे हुए जा रहे हैं, नाव पे बैठे हुए जा रहे हैं। तो एक तरीके से वो सांस्कृतिक सामग्री के रूप में निषाद समुदाय बहुत ही समृद्ध समुदाय है। इस किताब में भी ये बात बताई गई है कि वो सांस्कृतिक
रूप से बहुत ही समृद्ध समुदाय है। राजनीतिक रूप से भी वह अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो अब दो तरीके की स्थितियां दिख रही हैं उत्तर प्रदेश में, जहां के बारे में थोड़ा सा जानता हूं। वह एक तो यह है कि जितनी भी उत्तर प्रदेश की पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी और निषाद पार्टी, यह सब, निषाद पार्टी को अगर आप एक समय के लिए अलग कर दें तो ये बाकी जो 4-5 पार्टियां हैं उनमें से कोई भी पार्टी ऐसी दशा में नहीं है कि जो निषादों को आगे पीछे छोड़ के बढ़ जाए। तो वहां पर ये मौजूद है और एक जाति आधारित पार्टी के रूप में निषाद पार्टी मौजूद है। और निषाद पार्टी में केवल निषाद नहीं है बल्कि समाज के दूसरे तबकों के लोग भी वहां टिकट पा रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। तो एक तरीके से निषाद पार्टी खुद एक मुख्यधारा की पार्टी बनती जा रही है उत्तर प्रदेश में। तो बहुत ज्यादा समय मुझे नहीं लगता है कि होने जा रहा है कि जिसमें यह समुदाय अपने आप को आगे ना रख पाए। दूसरी खास बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपने सामाजिक न्याय की बात की थी, तो बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये दोनों लगभग 6-7 साल से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि से बाहर चल रहे हैं और उनसे कुछ गलतियां हुई होंगी। उस सबसे भी सबक लेते हुए निषाद नेता जो हैं बहुत फूंक के कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज की हालात में वो अपने आप को कहीं बेहतर ढंग से पेश कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ज्यादा दिनों तक उपेक्षित किए जा सकेंगे और जब उनको राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक विजिबिलिटी मिल जाएगी तो उसके थ्रू ही तो ये सारे सवाल हल होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके की राजनीति निर्मित होगी उसी तरीके का समाज निर्मित होगा, उसी तरीके की योजनाएं बनेंगी। तो निश्चित ही कोई भी पार्टी आए तो उससे वो मोल भाव करेंगे और अपने लिए ज्यादा से ज्यादा भागीदारी का सवाल उठाएंगे, उसमें सफल भी होंगे, निश्चित ही सफल होंगे। धनंजय, आप आगे में कुछ बात जोड़ना चाहेंगे? नहीं, मुझे कुछ अब ज्यादा जोड़ना नहीं है, बट एक चीज, एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के नाते एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि जो सोशल होता था वो पॉलिटिकल को कैसे शेप करता था, और ये महत्वपूर्ण एक प्रोसेस रहा है जब हम इंडियन पॉलिटिक्स को समझना चाहते थे। रमाशंकर जी की किताब को पढ़ के ये भी लगा कि पॉलिटिकल कैसे सोशल को शेप कर रहा है। और यहाँ पे एक ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इंडियन पॉलिटिक्स में कही जानी चाहिए, जहाँ पे पॉलिटिक्स का, जैसे कि रजनी कोठारी भी बोलते थे कि कास्ट पॉलिटिक्स को प्रभावित करती है, ऐसा सबने कहा, पॉलिटिक्स भी कास्ट को प्रभावित की। तो इस संदर्भ में जो रमाशंकर जी का जो अध्ययन है, ये पॉलिटिक्स कैसे सोशल को चेंज कर रही है, और ये एक बहुत ही जीवंत मतलब दस्तावेज और एविडेंस हमें प्रदान करती है। मुझे बस यही जोड़ना था। और निश्चित रूप से जो रमाशंकर जी की किताब है वह एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है, महत्वपूर्ण उसका एक योगदान है। जिस तरीके से एक अनछुए विषय पर उन्होंने ज़्यादा शिद्दत के साथ, गहराई के साथ एक अध्ययन प्रस्तुत किया है। हम यह उम्मीद करते हैं रमाशंकर जी की जल्दी ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें भी आपकी लेखनी से निकलेंगी और वो समाज विज्ञान की दुनिया को और जो अन्य ऐसे विषय हैं जिन पर कम रिसर्च हुआ है उन विषयों को लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगी, लोगों को उसके बारे में और ज़्यादा गहरी जानकारी देंगी। तो आगे आपकी कौन सी किताब आ रही है? ये आखिरी एक छोटा अनौपचारिक सवाल है, अगर आप दर्शकों को बताना चाहें तो। जी, ये तो एक मैंने ये कव्वाली सुनी थी कि हसरतें होती बहुत सारे दिल में तमन्नाएं होती हैं बहुत सारी दिल में। तो उसमें किताबों के साथ भी यही है कि, लेकिन जो खास है वह यह है कि उत्तर प्रदेश के जो है 16-17 समुदाय हैं जो घुमंतू हैं, जिन्हें एक सरकारी कैटेगरी में आप विमुक्त समुदाय बोलते हैं। वह अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन दोनों में शामिल रहे हैं। कुछ
कहीं भी अभी शामिल नहीं है, ऐसे घूम रहे हैं। तो कुछ बस गए हैं, कुछ आधे बसे हैं, कुछ बिल्कुल ऐसे सड़कों पे घूम रहे हैं, पुलों के नीचे हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं, बेघर हैं। इतनी ठंडी पड़ रही है, तभी वो बेघर ऐसे घूम रहे हैं। तो ऐसे 16-17 समुदायों की कहानी है उत्तर प्रदेश के घुमंतू और गोंड समुदायों की। तो उनके बारे में वह किताब है, और उसकी भी जो मेथोडोलॉजी है लगभग वह ऐसे ही है। उनके साथ ये है कि उसमें जो आर्काइवल मटेरियल है वह बहुत ज्यादा उपलब्ध है, और एथनोग्राफी की कोई सीमा नहीं होती, जितना आप कर सकें, जितना मैं कर आया हूँ या जितना कर सकता हूँ वो मैंने की है। तो वो आर्काइव और एथनोग्राफी बेस्ड एक किताब है, जो जल्दी पूरी हो जाए तो आ जाए कहीं से। जी। तो आज की बातचीत के लिए रमाशंकर जी, मेरी और धनंजय और पूरी नई परख की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी अन्य प्रकार के चर्चाओं में आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। तो आज के कार्यक्रम को मैं ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद धनंजय और रमाशंकर जी, नमस्कार। हम अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे और किसी अन्य पुस्तक पर उसके लेखक के साथ या उसके संपादक के साथ आपसे बातचीत प्रस्तुत करेंगे। आपके सामने वो बातचीत प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।